हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इस नियम के दो कथन हैं। कितने कथन हैं? दो कथन है। और जिसमें पहला कथन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका ऊष्मा की तुल्यता का नियम, और जो दूसरा कथन है उसके अकॉर्डिंग इसे हम कह सकते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को दोनों ही कथन लिखवा रहा हूँ, फिर इन दोनों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से और क्या फॉर्मूला यहाँ निकल कर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पहला कथन लिखेंगे और कथन में लिखिए मैं पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस नियम के पहले कथन को यांत्रिक कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता का नियम कहते हैं। तुल्यता का नियम कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार जब ऊष्मा प्राप्त करने के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वर्क यांत्रिक कार्य किया जाता है तो प्रत्येक इकाई द्वारा कार्य खर्च करने पर ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा उत्पन्न होती है और इसके विपरीत जब ऊष्मा कार्य करने हेतु प्रदान की जाती है। ये पूरा समझ में आएगा, अभी आपको केवल लिखना है प्रदान की जाती है तो इकाई कार्य प्राप्त करने हेतु ऊष्मा की समान निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि यदि W कार्य करने से Q ऊष्मा
उत्पन्न होती है तो W इक्वल टू जे इंटू क्यू होगा, और जहाँ J इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी इन्वर्स। समझ में आई बात। और ये जो हमारा J होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ये मैं बता चुका हूँ, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। समझ में आ गई बात, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि ये सर इतना बड़ा लिखवाया क्या। अरे ये कुछ नहीं है, ये बस इतना कहना चाहता है कि आपका प्रथम कथन जो है उसको आप यांत्रिक कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता का नियम कह सकते हो। ठीक, पहला तो ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसको निम्नलिखित में से क्या कह सकते हैं, तो उसको यांत्रिक कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता का नियम भी कह सकते हैं। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय फर्स्ट नियम है वो किस नियम के आधार पर बेस है, तो ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर बेस है। हम यहाँ पर ये भी नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल में लिखवा रहा हूँ। अब इसके अनुसार ये है कि ऊष्मा प्राप्त करने के लिए यांत्रिक कार्य किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक इकाई द्वारा जो कार्य खर्च करने पर ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा उत्पन्न होगी। मतलब आप एक फिक्स मात्रा में कुछ कार्य करेंगे तब ही आप लोगों को एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होगी, ऐसा इस कथन में कहा गया है और कुछ भी नहीं कहा गया है। सीधी सी बात यही है कि अगर आपको ऊष्मा प्राप्त करनी है तो आपको कुछ न कुछ कार्य करना होगा। और उसके लिए फिर मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया कि यदि आप लोगों को W कार्य करना है तो आपको Q ऊष्मा प्राप्त होती है, सपोज करिए, तो W और Q में रिलेशन होगा W इक्वल टू जे क्यू, और J की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग कैलोरी इन्वर्स। और जहाँ पर इस J का मतलब है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। कहने का मतलब है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये तो था ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का पहला कथन। अब हम लिखेंगे दूसरा कथन। क्या लिखेंगे, दूसरा कथन। तो दूसरे कथन को लिखेंगे, इस नियम, मैं चाहता हूं आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जो दोनों पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि केवल और केवल थ्योरी क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल न्यूमेरिकल करने से भी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछते हैं। ठीक है, इसलिए तो इस नियम का दूसरा कथन ऊर्जा के संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना लॉ, उसी के ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें पूरा हम जो है समझने जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये कहता है इस नियम के अनुसार कि अगर आप लोग जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो du है, क्या है du, और अगर जो आपका कार्य है वो है dw, तो ऊष्मा जो होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। मतलब कह सकते हैं हम ये कि सेकंड लॉ ये कहता है कि मतलब सेकंड कथन, फर्स्ट लॉ का सेकंड कथन ये कहता है कि dq बराबर होता है du प्लस dw, dq बराबर du प्लस dw। ये कौन कहता है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। और ये जो समीकरण है यही ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं, ऊष्मा गतिकी का फर्स्ट लॉ
ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहता है कि ये नियम किसके आधार पर बना हुआ है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर बना हुआ है। किसके नियम के आधार पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर। अभी आपने देखा होगा 10 तारीख को एक 12th वालों का पेपर हुआ है, CBSE 12th बोर्ड का, उसमें यही क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया गया, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है। तो जो फर्स्ट लॉ ऐसा ही पूछा लिया आपको, क्रिचॉप्स का जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वह ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसके नियम पर बेस्ड है, ये इसके नियम पर बेस्ड है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते केवल इस वजह से कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमें तो आता है, हमें तो आता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और इसी के साथ में ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे गैस की जो एक स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ना, उसके बारे में, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर मेयर एक संबंध होता है, मेयर रिलेशन, उस मेयर रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। तो आप टॉपिक डालिए गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, और इंग्लिश में अगर कोई लिख रहा है तो आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट का मतलब केवल और केवल होता है कि आपका 1 ग्राम अगर पदार्थ है, 1 ग्राम पदार्थ के अंदर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उससे ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गई बात, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पूरी डेफिनेशन और फॉर्मूले सभी। देखिए, किसी m ग्राम पदार्थ को दी गई ऊष्मा, m ग्राम पदार्थ को दी गई ऊष्मा dq, यदि उसका ताप dt से बढ़ा देती है, तो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि S, विशिष्ट ऊष्मा को जो है दोस्तों S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा S जो है वो क्या हो जाएगी, तो S बराबर dq अपॉन m इंटू dt। बस ये है आपका रिलेशन। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट का मतलब है आपने कोई भी पदार्थ लिया, वो m ग्राम था समझो, उस m ग्राम का आपने उसको ऊष्मा दे दी dq, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा सपोज करिए dt, तो वो जो टेम्परेचर बढ़ा और जो आपने ऊष्मा दी, उस ऊष्मा को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गई बात, और उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू dq अपॉन में m इंटू dt। समझ में आ गई बात, S इक्वल टू क्या है, dq अपॉन में m dt। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। किसकी बात करेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से, और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आप लिख लीजिए
मोलर, ये वैसे विशिष्ट ऊष्मा ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होगा कि इसमें पहले से डाटा फिक्स होगा कि आपको पदार्थ कितना लेता है, मोल कितने लेने हैं, ऊष्मा कितनी देनी है, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, सब चीज़। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे आप, जब 1 ग्राम पदार्थ, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, यदि, एक सेकेंड, अच्छा वह ऊर्जा, यहाँ ये लिखना हम भूल गए हैं, आप ये लिख लीजिए यहाँ पर, वह ऊष्मा, अरे भाई कौन सी ऊष्मा की बात कर रहे हैं हम, तो हम उस ऊष्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लो, तो वह ऊष्मा जब 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि पदार्थ का परिमाण यानी कि मात्रा, परिमाण म्यू मोल में हो तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, C बराबर 1/μ इंटू dQ/dt। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या हो गया, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है अगर आपने किसी पदार्थ का m ग्राम लेकर के उसको dQ ऊष्मा दी, तब उसका टेम्परेचर dt बढ़ा, तो आप उस ऊष्मा को कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा, यानी S = dQ/mdt। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि वह ऊष्मा जब आप 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, और यदि पदार्थ की मात्रा म्यू मोल है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी C बराबर में 1/μ इंटू dQ/dt। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये था आपका क्या दोस्तों, अरे ये क्या था, ऊष्माएं थी। अब लेकिन हम जो है आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं उस जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं उनके लिए 2 अलग अलग कंडीशंस। पहली कंडीशन है जब आपने दाब प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा तब क्या होगा, यानी हम निकालना सीख रहे हैं Cp। फिर अगर ऐसा हो जाए कि हम जो है आयतन को स्थिर कर दें, तो हम निकालना सीख रहे हैं क्या, Cv। क्या निकालना सीख रहे हैं, Cv। समझ में आ गई बात। तो अब हम 2 अलग अलग केस की बात करते हैं। पहला केस आप लिखेंगे, चलिए, तो अ केस है हमारा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो स्थिर आयतन के ऊपर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम क्या निकालना सीख रहे हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालना सीख रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए ऊष्मा की
वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो एक मोल गैस का ताप, 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यानी नेसेसरी है, आवश्यक है। जबकि आयतन स्थिर, यानी आयतन, वॉल्यूम तो कांस्टेंट फिक्स है, ठीक है, स्थिर है। और इसको हम जो है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी वी से। तो मैं लिख देता हूँ सी वी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू, यहाँ लिखेंगे हम वी, ठीक है। तो देखा आपने कि स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, लेकिन आयतन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सी वी इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और वी लिखने का मतलब है वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरे केस के बारे में। जब आप दाब को फिक्स रखेंगे तो आप लिखेंगे स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या पढ़ेंगे, स्थिर दाब के ऊपर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, यानी आप ये लिख सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 मोल गैस 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक हो, जबकि गैस का दाब स्थिर है। गैस का दाब क्या है, प्रेशर क्या है, स्थिर है, ठीक है। प्रेशर तो स्थिर रखना है, लेकिन क्या करना है, ऊष्मा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है 1 मोल गैस का। तो उसके लिए जो ऊष्मा होगी उसको हम कहेंगे क्या, मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब के ऊपर, यानी कि Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है, डी क्यू अपॉन में डी टी। और ये कब होगा, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो। समझ में आ गई बात। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो कि आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, वो है Cp व Cv में मेयर रिलेशन। यह आप लिख लीजिए, Cp व Cv में मेयर संबंध, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं मेयर्स रिलेशन बिटवीन Cv एंड Cp। समझ में आ गई बात, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है उसके बीच में क्या संबंध होता है, वो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। अब आप लोगों को इसका डेरिवेशन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है।
सर ये जे तो अभी तक पढ़ा था 4.2 अर्ग पर कैलोरी इन्वर्स है, लेकिन ये आर क्या है? आर का मतलब है दोस्तों आपके ये एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और इस आर की जो वैल्यू है, या इसको हम ये कह सकते हैं गैस कांस्टेंट है एक तरह से, ठीक है। तो इस आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये होती है आर की वैल्यू। और जो आपका Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर आता है, ये रिलेशन ही क्या कहलाता है? मेयर्स रिलेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मेयर रिलेशन। अब दोस्तों हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके विभिन्न प्रकार के जो ऊष्मीय प्रक्रम हैं, यानी कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक। उसके बाद में हमारा जो है ये पढ़ने के बाद आ जाएगा क्या दोस्तों? हमारा सेकेंड रूल किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। और उसके बाद में कार्नोट इंजन और ये, और फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट। फिर इससे संबंधित जो PYQs आ चुके हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिया करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताया करें दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करते हैं तो फिर हमारा भी मोटिवेशन लो होता है और हम इस फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोई अदर किसी वैकेंसी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि क्लासेस चालू रहे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर फीडबैक और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।